नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग अजय वर्मा जी। जी 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 गुरु जी। अजय वर्मा जी, स्वागत है जी आपका। जी गुरु जी। जी बताइए। हाँ, नमस्ते सभी गुरुजनों को हमारा नमस्कार, खुश प्रणाम। जी, सभी गुरुजनों को हमारा प्रणाम और बाकी सभी लोगों को भगवान से प्रार्थना है कि उनको अपनी उनको बुद्धि शुद्धि विद्या ज्ञान से भरपूर दे और सभी लोगों को हर हर महादेव। मैं डिप्रेशन पर बोलना चाहता हूँ गुरु जी। और डिप्रेशन में क्या क्यों कैसे देखा जाता है डिप्रेशन कुंडली में, मैं उसी पर बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले डिप्रेशन में पहला लगन, उसके बाद फिर उसके बाद चौथा भाव, फिर पांचवा भाव, और उसमें एक सबसे पहले मंगल ग्रह में, दूसरे में चंद्रमा, तीसरे में बुध। और चंद्रमा से मन मन पता चलता है, और बुध से बुद्धि, और मंगल से सर के ऊपर का भाग है और रक्त का प्रतिनिधि करता है, ऊर्जा का प्रतिनिधि करता है, इसलिए इससे पता चलता है। और साथ ही में लगन लगन इसलिए देखा जाता है क्योंकि हमारा पूरा बॉडी का, पूरा शरीर का या स्वयं का ही प्रतिनिधि करता है। और लगन संवेदना का कारक है, चौथा भाव सुख का कारक है, इसलिए प्रतिनिधि करता है। और पांचवा भाव बुद्धि विवेक का कारक होता है, इसलिए इसका देखना चाहिए। इसी से डिप्रेशन आपका क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रख दिया है। जी गुरु जी। हमारे साथ वक्ता को दीजिए आप। नेक्स्ट में लेते हैं। हमारे साथ अनुरिता जी। जी हैं, लुधियाना से अनुरिता जी हैं। सभी उपस्थित सज्जनों को नमस्कार। सबने बहुत अच्छा, अपना सबका वक्तव्य बहुत ही बढ़िया रहा, सुन के बहुत ही आनंद आया। अपना कुछ पॉइंट अश्विनी जी ने बोला कि मुझे भी अपना कोई पॉइंट रखना चाहिए, तो कोशिश करना, अपना विचार रखने की कोशिश करूँगी। आज मैं जो विषय लिया है वो है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी बहुत कम लोग हैं जो इस विषय को चुनते हैं या आगे लेके जाते हैं, क्योंकि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी हमेशा विवादों में रही है। क्योंकि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के एक सूत्र, जेमिनी ऋषि जी ने जो भी इसके सूत्र लिखे हैं वो बहुत संक्षेप में, विदाउट एक भी शब्द एक्स्ट्रा कहे हुए, जैसे स्वर्ण अक्षरों में उन्होंने अपने सूत्रों को लिखा है, जिस वजह से इनको सूत्रों को समझने के वक्त में बहुत हमेशा विवाद रहा है। जेमिनी जो है स्कॉर्पियो साइन से आता है जेमिनी सूत्रम, और इसके जो एनर्जी है वो केतु की एनर्जी ली हुई है जेमिनी सूत्रम। क्योंकि केतु की एनर्जी ली हुई है, इसलिए जेमिनी के जब भी आप इसकी स्टडी करते हैं तो उसमें रुकावटों का आना, विवादों का आना, ये एक नॉर्मल विषय की तरह हो जाता है। तो क्योंकि आप जब भी कोई विषय पढ़ते हैं तो उस किताब की एनर्जी भी आपके साथ कार्य करती है, और ना सिर्फ किताब की एनर्जी, उस राइटर की एनर्जी भी आप अपने साथ कैरी करते हैं। तो जेमिनी सूत्रम को पढ़ते वक्त आपको काफ़ी कई बार स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मुश्किल से उसके सूत्रों को समझ में आती हैं।
लेकिन जेमिनी सूत्रम भी जब आप इसके फलित में जाते हैं तो अद्भुत रिजल्ट आपको अपने दिखाई देते हैं। इसके भी नवांश में अगर आप जाते हैं तो जैसे नक्षत्रा में आपको रिजल्ट मिलते हैं, वैसे ही आपको जेमिनी सूत्रम में भी नवांश के अद्भुत रिजल्ट मिलते हैं। इसके विषय में हमेशा विवाद रहता है कि इसमें 4 चैप्टर्स हैं कि 2 चैप्टर्स हैं कि 8 चैप्टर्स हैं। लेकिन जेमिनी सूत्रम में अगर आप ध्यान से इसको स्टडी करते हैं तो इसके 4 ही मेन चैप्टर्स हैं। और जेमिनी सूत्रम जो है वो कारका बेस्ड है। इसमें कारकास को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ये कारका बेस्ड हमारी जो ये जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का ये विषय है, ये कारका बेस्ड रहता है। इसमें कारकास को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो कुछ लोग इसमें 7 चर कारका को लेके चलते हैं और कुछ लोग इसमें 8 चर कारका को लेके चलते हैं। मैं जो है इसमें 8 चर कारका को लेके चलती हूँ। जेमिनी ऋषि बोलते हैं कि प्लैनेट चार्ट में जो प्लैनेट चार्ट में सबसे ज्यादा डिग्री को लेके चलता है वो आत्म कारका बनता है। और इसमें ये भी विषय आता है कि हमें कोई भी प्लैनेट जो है वो आत्म कारक के रूप में क्यों मिलता है। जब हम अपने पास लाइफ में जिस भी जिस कारक को सबसे ज्यादा हम अपनी लाइफ में सिद्ध करते हैं वो हमें इस जन्म में अपने आत्म कारक के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा है आत्म कारक, तीसरा है भातृ कारक, चौथा है मातृ कारक और 5वां है पितृ कारक, जिसको नॉर्मली लोग नहीं लेते हैं। 5वें के रूप में वो सीधा पुत्र कारक को लेते हैं। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो मातृ और पितृ को हम अलग करके नहीं चल सकते। पितृ कारक को भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो हमारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो अधूरी रह जाती हैं। हेलो मैम, जो आप है मैम सॉरी मैम, वो ना आत्मा कारक से पहले वाला आपने क्या बोला, मेरा मिस हो गया। कोई गेस्ट आ गए थे, फिर से प्लीज रिपीट कर दीजिए। कौन सा मैम? मैंने अभी आपने 5-6 ही बोले हैं मैम, आपने हाँ, हाईएस्ट डिग्री वाला वो मैंने सुन लिया। ओके। सेकंड जो है वो है अमात्य कारक। अमात्य कारक जो होता है वो हमारे व्यापार, हमारे मतलब हमारे फाइनेंसिस को जो देखता है वो है हमारा अमात्य कारक, जिसको हमारा सेकंड हाउस जो है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये सेकंड हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। तीसरा जो है वो है भातृ कारक। जब हम नॉर्मल कुंडली भी देखते हैं तो तीसरे भाव से हम अपने भाई बहनों को देखते हैं। इसमें भी आपको तीसरा कारक जो है, जो 3rd नंबर डिग्री पे आता है, हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो आत्मा कारक, जो हमारे खुद को रिप्रेजेंट करता है, आत्म कारक बनता है। सेकंड जो बनता है वो हमारे फाइनेंस का कारक बनता है। जो दूसरे नंबर की डिग्री पे आता है वो अमात्य कारक बनता है। तीसरी डिग्री पे जो आता है वो भ्रातृ कारक, चौथी डिग्री पे जो आता है मातृ कारक और 5वीं डिग्री पे जो आता है वो पितृ कारक होता है। लेकिन अगर हम हाउस वाइज देखते हैं तो 4th और 5th दोनों ही जो कारक हैं वो चौथे घर से ही देखे जाते हैं। चौथे घर से ही उनको रिप्रेजेंट करेंगे हम। और 5वां जो है वो पुत्र कारक है। 7वां गणाति कारक, जो कि छठा कारक, छठे घर का कारक माना जाता है। रोग, ऋण, रिपु, जो भी हमारे षड रिपुज आते हैं वो सारे गणाति कारक में आते हैं। और 8वां कारक जो है वो दारा कारक है, जो कि हमारे स्पाउस का, पत्नी का, पति का कारक जो है वो दारा कारक होता है। जो कि कुंडली में जो भी सबसे कम डिग्री का प्लैनेट होता है वो दारा कारक बनता है। हम जब हाँ जी मैम, ये डिग्रीज में मतलब कोई 29 डिग्री का है तो अमात्य कारक होगा, या 30 डिग्री का तो अमात्य कारक होगा। जो 15 डिग्री का, 20 डिग्री का अमात्य कारक नहीं है, उनकी सीक्वेंस 30 डिग्री से चलेगी। सर ऐसा है, अगर किसी की कुंडली में प्लैनेट ही सारे बहुत कम कम 4-4, 5-5 डिग्री के हो और सबसे हाईएस्ट प्लैनेट 15 डिग्री का हो, तो अमात्य कारक 15 डिग्री वाला प्लैनेट भी बन सकता है।
लेकिन हम ये देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है वो आत्मा कारक प्लैनेट वही बनेगा कुंडली का। मतलब मे बी इट्स ऑन 30 डिग्री, मे बी इट्स ऑन 12 डिग्री। जी राइट, बिल्कुल। ये कोई इशू नहीं है क्योंकि हम जो वैदिक में लेते हैं वो वृद्ध मान लेते हैं उसको, कुछ नहीं विषम नहीं राशियों में नहीं, होते हैं तो हम उनको इसमें नहीं असली नहीं, मानते इसमें हैं। आपका अगर 29 डिग्री का 29.57 डिग्री का भी अगर प्लैनेट आ जाएगा तो वो आत्मा कारक ही बनेगा, और लेकिन वो फिर उसके आपकी कुंडली का नीचे सबसे वृद्ध वाला, पावरफुल प्लैनेट ही रहता है। अच्छा वो वृद्ध वाला कारक नहीं कंसिडर होता जैसे हम वैदिक में कंसिडर नहीं करते नहीं, हैं। जब हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी करेंगे तब हम उसको वृद्ध कंसीडर करके नहीं चलेंगे। ओके, थैंक यू जी। और मैम मिनिमम डिग्री वाला क्या आपने बताया? दारा कारक, जो कि दारा स्पाउस कारक। को रिप्रेजेंट करेगा, ओके चाहे वो राइट। पति है चाहे पत्नी है, वो दारा कारक जो है वो स्पाउस को रिप्रेजेंट करेगा। और नॉर्मली जब हम कुंडली में देखते हैं तो प्लैनेट जो है, प्लैनेट की दृष्टि काउंट होती है। जैसे मार्स की दृष्टि है तो वो 4, 7 और 8 दृष्टि जो है वो मार्स की होती है। बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो 5, 7, 9 होती है। शनि की जो दृष्टि होती है वो 3, 7 और 10 की दृष्टियां होती हैं, और 7वीं दृष्टि तो सभी प्लैनेट्स की ही होती हैं। लेकिन जेमिनी सूत्रम में राशियां भी एक दूसरे को एस्पेक्ट करती हैं, राशियां भी एक दूसरे को देखती हैं और अपना प्रभाव छोड़ती हैं। कई बार प्रेडिक्शंस में कोई चीजें नहीं समझ में आती हैं सिंपली वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखते हुए, तब जब हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी अप्लाई करते हैं तो हमें पता लगता है कि इनके ऊपर दूसरी राशि का किस तरीके से प्रभाव आ रहा है। इसमें जो होता है, मूवेबल राशियां जो हैं वो फिक्स राशियों को एस्पेक्ट करती हैं। जैसे मूवेबल राशियां हैं 1, 4, 7, 10, और वो फिक्स राशियों को एस्पेक्ट करती हैं 2, 5, 8 और 11। इसमें भी जो होता है, जैसे एरीज राशि है, एरीज राशि कभी भी टॉरस को एस्पेक्ट नहीं देती, वो 5, 8 और 11 को एस्पेक्ट करती है। क्योंकि एरी जो टॉरस होता है वो एरीज के बिल्कुल नेक्स्ट घर में आ जाती है, तो वो वहां पे अपना एस्पेक्ट नहीं देता, वो एस्पेक्ट देता है 5, 8 और 11 नंबर राशियों को। उसी तरीके से 4 नंबर राशि जो होती है हमारी कर्क राशि जो है, वो 5 नंबर लियो राशि को एस्पेक्ट नहीं करती, 8, 11 और टॉरस को एस्पेक्ट करती है। और इसके बिल्कुल उलट अगर हम करते हैं तो फिक्स्ड जो राशियां हैं वो मूवेबल राशियों को एस्पेक्ट करती हैं। इसमें भी वैसे ही है, जैसे अगर टॉरस राशि का एस्पेक्ट हम देखेंगे तो वो एरीज को एस्पेक्ट नहीं करेगी, 4, 7 और 10 कर्क, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न राशियों को ही एस्पेक्ट करेगी। और जो हमारी ड्यूल राशियां हैं 3, 6, 9 और 12, ये सभी राशियां एक दूसरे को एस्पेक्ट करती हैं। जैसे जेमिनी राशि वर्गो को, सेजिटेरियस को और पाइसिस को, तीनों राशियों को एस्पेक्ट करेगी। और दूसरी एग्जांपल अगर हम ले लेंगे तो पाइसिस जो अगर राशि है वो सेजिटेरियस को, वर्गो को और जेमिनी को, तीनों राशियों को एस्पेक्ट करेगी। इसका हम इस तरीके से देखते हैं कि कोई भी राशि है वो 3 और राशियों को एस्पेक्ट करती है। जी, कोई सवाल तो अगर किसी का हो तो। हाँ जी मैम ये जो वैदिक है, वैदिक और जेमिनी में फर्क होता है काफी ज्यादा, तो इसकी आपकी जो बेस्ट बुक है वो कौन सी है? मैम इसकी जो बेस्ट बुक है वो है जेमिनी सूत्रम, ये चौखंबा प्रकाशन की तरफ से जो प्रकाशित हुई है, उसके जो नोट्स हैं वो सबसे अच्छे हैं, तो आप उसको प्रेफर कीजिए। मैम राइटर कौन है इसके? मैम ये जेमिनी ऋषि की ही लिखी हुई है, बस उसको
जैसे उनके सूत्रों को डिकोड करके ये चौकम्बा प्रकाशन वालों ने ही इनकी बुक निकाली है। अच्छा जी, थैंक यू। जी ये राइटर हैं सुरेश चंद्र मिश्र, उनकी जैमिनी सूत्रम ले लीजिए, वो बेहतर है, एक बार देख लीजिए उसको। ओके। सुरेश डॉक्टर चंद्र सुरेश मिश्र। चंद्र मिश्र की मिल जाए, अच्छा जी, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा। मिश्रा। अच्छा जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी 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 सर, आप भी जैमिनी सूत्रम को स्टडी करते हो? जैमिनी भी किया है, वैदिक भी किया है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और स्वर विज्ञान किया है, इवन नाड़ी इंगला पिंगला सब मैं पढ़ा हुआ हूँ। और मैं प्रैक्टिस में नहीं था, अभी मैं प्रैक्टिस में आया हूँ। जैमिनी तो बहुत बढ़िया, भारतीय विद्या भवन में जैमिनी किए बहुत की तरह जैमिनी तो कोई इंडिया में है ही नहीं पढ़ाने वाला। जी सर। जैमिनी के मास्टर तो डॉक्टर के.एन. राव ही है, फुल फ्लैश रिटायर्ड दिल्ली में। जी के.एन. राव सर भी हैं जी सर, जी, और संजय राव जी भी बहुत अच्छा, जैमिनी की लिखी हुई किताब भी बहुत उन्हीं अच्छी के, है। हाँ हाँ, उन्हीं से रिलेटेड है, लेकिन मेन इनके डॉक्टर राव ही इसके आविष्कारक कह लीजिए थे। सर इसका भी जैसे हमारे न्यूमरोलॉजी का बहुत प्रचार हुआ है, तो जैमिनी सूत्रों का भी प्रचार होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा इस विषय को। बिल्कुल होना चाहिए। ये तो एक अलग शास्त्र ही है मैडम, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन देखिए दीज आर द पार्ट ऑफ ओनली वैदिक। जी वैदिक अगर आपका बहुत बढ़िया है ना तो सब कुछ ठीक है, जी 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 सब कुछ उसी का पार्ट है। मैंने सब कुछ पढ़ के देखा कि सब कुछ वैदिक में ही है। जी बिल्कुल। गीता विनायक जी हैं हमारे साथ। हाँ जी, सर कैन यू हियर मी? यस संगीता विनायक जी। हाँ जी, तो सर मुझे एक्चुअली पामिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। और जैसे एक सर ने बताया था कि मैं अपने क्लाइंट्स को 1 to 9 नंबर बोलता हूँ चूज करने के लिए, एंड उसके बेस पे करता हूँ। बट सर ऐसा होता है कि अगर हमें पामिस्ट्री आती है और अगर हमें डॉक्टर ने या हमारे पेरेंट्स ने सही टाइम नहीं बताया है, तो उससे क्या होगा, जो आपकी कुंडली है वो सही नहीं बनेगी, प्लैनेट्स इधर उधर होंगे। और जैसा हम जानते हैं सब एस्ट्रोलॉजर्स कि जब हमारी डेथ होती है तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो क्लोज होती है, और जब हमारा बर्थ होता है तो वो अकॉर्डिंग टू अवर प्रारब्ध संचित बाधित कर्मास हमारी जो कुंडली है वो रेडी होती है, तैयार होती है। तो सर मुझे समहाउ ऐसा होता है कि जब मैं शुरू में कुंडली रीडिंग भी करती थी, बट मैं हमेशा ही पामिस्ट्री में लोगों की जो हैंड रीडिंग वगैरह है वो मुझे बहुत अच्छी रही, और उससे भी लाइक चेक होके पता हो जाता था कि ये इन्होंने मुझे सही टाइम बताया या नहीं बताया। तो ऐसे प्रश्न कुंडली को सब यूज करते हैं, 1 to 9 नंबर्स को यूज करते हैं। तो बेसिकली माय फेवरेट इज दिस, एंड काफी मैंने प्रोडिक्शंस किए हैं, 10,000 प्लस लोगों के किए हैं, और एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। और इसके ऊपर सर मैं थोड़ा सा लाइक मुझे अध्यात्म अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करता है। तो मैं हैंड्स में जो सबसे बड़ी फिंगर है हमारी गुरु की, सॉरी मैं शनि से स्टार्ट करती हूँ। इनफैक्ट बताने के लिए आप लोगों में से कई लोग पामिस्ट्री एक्सपर्ट होंगे, उनको तो खैर पता होगा, बट शायद कुछ लोगों ने पामिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी। तो जो हमारे हैंड में सबसे बड़ी फिंगर है वो शनि महाराज की है, ये तो सबको पता होगा। तो जो अंगूठे थंब और शनि के बीच की फर्स्ट फिंगर है जो जुपिटर फिंगर है, उसमें जो माउंट है उसके नीचे का जो फ्लिंजेस फिंगर के नीचे जो आपका माउंट है, अगर वो उठा हुआ है तो आपका जुपिटर स्ट्रांग है, और प्रारब्ध में आपने अपने पिछले जन्मों में ईश्वर की आराधना की हुई है। और ऐसा है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी बाद में बताऊंगी, पर इसमें हमारी एक लाइन है या पैरेलल लाइंस हैं, बहुत सारी लाइंस हैं। तो किसी भी इंसान जो है उसका जो जुड़ाव है वो अध्यात्म से काफी हद तक अच्छा गहरा जुड़ा होता है। और ये हमें हमारे हर फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी में भी हमारी इंट्यूटिव पावर को भी इंक्रीज करता है समहाउ, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ। तो उसमें जैसे क्रॉस है, लाइंस है, माउंट अगर उठा हुआ है तो आपका जो भगवान से जो जुड़ाव है वो बहुत अच्छा है। जैसे हम कहते हैं कि अगर हमें लग्जरी चाहिए तो हमारा जो वीनस का माउंट है वो ऊपर अच्छा होना चाहिए, लग्जरी प्लस लव एंड रोमांस में वो बहुत हेल्प करता है। देन डेस्टिनी लाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के होती है, कुछ लोगों के नहीं होती है, और जो लोग इस जन्म में अच्छे काम करते हैं
तो उनकी धीरे धीरे बन जाती है, या होती है तो गहरी हो जाती है, और अगर कहीं टूट रही है तो वो आगे जाके जुड़ भी जाती है। ये सब पामिस्ट को पता होगा। सेकेंडली, जो हमारी डार्क डीप लाइंस हैं, उसका मतलब ये होता है कि जो हमारी सोल है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और जो इंसान है उसमें जो वो एक आपकी जो टेंडेंसी है उसको, आपकी लाइफ को काफी हद तक, अगर आपकी हम प्लेनेटरी सिचुएशन पोजीशन देखते हैं आपके हॉरोस्कोप में अच्छी नहीं है, फिर भी आप अपने जो क्रियामान कर्म हैं उससे अपने इस जीवन, दिए हुए जीवन को सुधार सकते हैं काफी हद तक अपने क्रियामान कर्मों से। अच्छे कर्म कीजिए, जैसे सभी को, हम लोगों को पता ही होता है, जो भी हम उपाय करते हैं, अपाहिजों की हेल्प करना, गरीबों की हेल्प करना, पशु पक्षी, अब वो हमारी तरह मार्केट जाके प्यास लगी है तो पानी नहीं खरीद सकते हैं, सब्जी नहीं बना सकते, खाना नहीं बना सकते, तो ये ह्यूमन बींग्स की ही ड्यूटी बनती है कि उनका भी ध्यान रखा जाए और उनको भी भोजन पानी की उनके लिए व्यवस्था की जाए। तो जिनको क्योंकि यूनिवर्स ने, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमको वापस इंसान को ये सब इंसानों की भी हेल्प करनी है जो गरीब हैं, ओल्ड हैं, ब्लाइंड हैं, अनफिट हैं फिजिकली, उनकी भी हमें हेल्प करनी है, और हमें एनिमल्स, बर्ड्स की, यूनिवर्स की हेल्प करनी है, और हमें प्लांट्स भी लगाने चाहिए। कोई भी आप लगाइए, आम के पेड़ लगाइए, चीकू के लगाइए, वृक्षारोपण कीजिए। सो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको गॉड की ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आई थिंक सो देयर आर मेनी पामिस्ट हियर एंड उनके अपने व्यूज होंगे, एंड इसके बेसिस पर हम कुंडली बना सकते हैं, और हम इंसान की जो पर्सनालिटी है, आपको A to Z सभी प्लैनेट्स की जो सिचुएशन पोजीशन है वो पता चल जाती है। अगर किसी का राहु खराब है तो उनके सेंटर में क्रॉस होगा, एंड पूरे हैंड में हमारा जो क्रॉस है वो सिर्फ जुपिटर माउंट पर ही बेस्ट माना जाता है, अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और बहुत सारे चिन्ह हैं जिसके हिसाब से, त्रिशूल है, फिश है, देर आर मैनी, जिससे हमें किसी का भी नेगेटिव पॉजिटिव पता चलता है। बेसिकली सर जिसने मुझे हेल्प किया है, इसमें फायरी हैंड भी हमें पता चलता है कि किसी इंसान का मंगल कैसा है, उसको गुस्सा कितना आता है। अगर किसी की पाम बड़ी है और फिंगर्स छोटी हैं, इसका मतलब उस इंसान का गुस्सा भी अच्छा है, और उसका थप्पड़ वाला हाथ होगा, सो हमें थोड़ा डिस्टेंस पे रहना चाहिए। सो वैसे आजकल तो पीपल आर नॉट सो वायलेंट एंड दे कांट बी। बाकी सर मैं थोड़ा सा धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर बात करूंगी, एंड सेकेंडली देर आर मेनी एंगल्स टू सी अ हॉरोस्कोप, बट धर्म अर्थ काम मोक्ष के हिसाब से हमें किसी के भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन और वो पास्ट में क्या कर्मास करके इस वर्ल्ड में आया है, हमें बहुत हेल्प मिलती है। कि धर्म के घर में अगर किसी की मन और बुद्धि बैठी हुई है, मन और मरकरी बैठा हुआ है, मून और मरकरी बैठा हुआ है, और आपके मोक्ष के घर में अगर किसी का सैटर्न है, फिर 8th हाउस आपका मोक्ष का है, उसमें अगर केतु है, देन आपके 12th हाउस में अगर वीनस है, सो वो आफ्टर 45 इयर्स ऑफ एज आपको बहुत हेल्प करता है। पहले फर्स्ट 1 to 45 इयर्स तो आपको वो लग्जरी देगा, आप अच्छे घर में आपका बर्थ होगा, आपको लग्जरी देगा। बट आफ्टर 45 इसमें मैं आपको अमृता प्रीतम की कुंडली, अगर आप में से कईयों ने देखी होगी, सो उनका जो वीनस है, इट इज इन 12th हाउस, and she has written a book also on all of this, like जो भी मैं आपको बता रही हूँ। so 45 तक लग्जरी देगा, बट उसके बाद आपके जीवन में इतना वैराग्य आ जाएगा कि इतनी डिटैचमेंट हो जाएगी कि आपको आपका भगवान से एक अच्छा सा जो कनेक्शन है वो जुड़ जाएगा। सेकेंडली सर बहुत सारे, सभी को मैंने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सुना, उसमें एक शबनम थी मैडम जिन्होंने हमें चक्रास के बारे में बताया, और कैसे चक्रास का जो डिसबैलेंस होता है, तो कैसे काफी आई एम सॉरी, मेरी कॉल आ गई थी, मुझे काटनी पड़ी। हाँ जी, कैन यू हियर मी सर? हरे कृष्णा। जी मैम, आवाज आ रहा है मैम। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जैसे शबनम ने बताया कि हमारे जो चक्रास होते हैं अगर डिसबैलेंस हो जाते हैं तो हमको डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, हमें हेल्थ के इश्यूज होते हैं, नो डाउट इन दैट, बट टू सम एक्सटेंट व्हाट आई फील इज विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म, भगवान के साथ अगर हमारा कनेक्शन अच्छा है, हाई पावर के साथ,
तो हमारे जो सभी प्लैनेट्स होते हैं वो धीरे धीरे अलाइन हो जाते हैं। जैसे गाड़ी आप अपनी कराते हैं कि 4 व्हील्स अगर अलाइनमेंट उनकी हुई हुई है तो आपको गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन द सेम मैनर ये भी होता है। Secondly, sir, she told us many like mantras and all कि आपने सारे के सारे अपने चक्रास को बैलेंस कैसे करना है। बट यहाँ पर मैं आपको स्पिरिचुअलिज्म में हेल्प करने के लिए आप सभी ने कृष्ण Excuse me, भगवान का excuse me. Hello. I wanted to connect this with spiritualism, but I didn't get chance. Even I had to say कि अगर आपके चक्रास वो हो जाते हैं alignment, तो कोई भी planet आपको affect नहीं करता, सब कुछ everything goes very well. Yeah, I'm like about to reach there. I would like to tell you. I agree to you. Yeah. तो फिर जैसे हम ना अगर देखिए जो एक होता है एक हम बहुत सारे शिष्य हैं, उनका एक गुरु है। तो ऐसे ही मंत्रास में भी एक महामंत्र है, उसमें एक अगर आप बीज मंत्र लगाते हैं तो उसको पावर मिल जाती है। जैसे आपको गाड़ी चलाने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए, तभी आपकी गाड़ी चलेगी। सो इसमें क्या है, आपने सभी मंत्रों का जो सबसे बड़ा महामंत्र है वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर अगर आप उससे पहले इस बीज मंत्र को बोलते हैं, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्तवृंदा, उसके बाद अगर आप 108 अपने बीज लाइक माला के ऊपर उसको चैंट करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र को, तो धीरे धीरे आप देखेंगे विदिन 40 days, 80 days, 120 days आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है कि जब मैंने एस्ट्रोलॉजी में एडमिशन लिया, आई वाज मेड द क्लास मॉनिटर आईकाज में एंड बहुत कुछ हुआ, बट मुझे स्पिरिचुअलिज्म ने इतना अट्रैक्ट किया कि मैंने 1-2 साल के लिए बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी क्लोज कर दिया कि नहीं, मुझे तो एक ही फील्ड में अपनी एनर्जी पूरी लगानी है। तो जैसे मैं इसमें चली गई अगर स्पिरिचुअलिज्म में, तो लेटर ऑन आई रियलाइज कि आपकी जो इंट्यूशन पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। दीज यू ऑल कैन ट्राई। जो हरे कृष्णा महामंत्र है, उससे पहले आपने जो बीज मंत्र बोलना है उसको मैं आई विल रिपीट दैट। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्तवृंदा। और हमको एक माला नहीं करनी है, हमें 2 करनी है, एक कृष्ण भगवान के लिए, एक राधा रानी के लिए। और धीरे धीरे आप 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। So there are so many other things also, but I think so सर ने काफी लोगों के नाम लिखे होंगे and I can't be selfish. बहुत ही सब गुणी और महान जन हैं हमारे बीच। So यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। Thanks a lot Ashwini sir for giving me an opportunity to speak. Thanks a lot. Thank you so much संगीता जी। हमारे यहाँ पर आकर, इस मंच पर आकर आप अपना ज्ञान आपने शेयर किया, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। थैंक यू सो मच। हमारे